हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस कर रहे हैं 2 जुलाई का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आशीष क्लासेस के नाम से ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर ग्रामर का बैच और ट्रांसलेशन का बैच अवेलेबल है। ट्रांसलेशन का बैच हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो वहाँ पे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ग्रामर का कोर्स 0 टू एडवांस लेवल का कोर्स अवेलेबल है, तो ये सब आप बाई कर सकते हैं। दोनों ही कोर्स डिजिटल बोर्ड पर हैं, सभी का PDF आपका अवेलेबल होगा। एक और एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस इंग्लिश। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको द हिंदू एडिटोरियल का बैच मिलेगा, जहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक एडिटोरियल जो शाम को 5 बजे आपको मिलता है यूट्यूब पर, वही यहाँ मिल जाता है सुबह 10-11 बजे करीब। एक लेट नाइट को मिलता है, दोनों का PDF अवेलेबल होता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सब फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन में। आप डाउनलोड कर लीजिए दोनों एप्लीकेशन को, आशीष क्लासेस इंग्लिश भी और आशीष क्लासेस भी। कुछ ई बुक्स भी हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। एक आशीष व्लॉग्स के नाम से चैनल हमारा बना हुआ है, जहां से आप एंटरटेनमेंट के वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप मोटिवेशनल वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन मतलब जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। जो भी वीडियोज़ होंगे इस प्रकार के वो सब वहाँ पर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहले देखते हैं कि आज के एडिटोरियल्स में कौन कौन से वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला वर्ड आपको मिलेगा रिकम्पंस। रिकम्पंस का मतलब होता है कंपनसेशन, रिपरेशन, अमेंड्स। ये पहले भी आया हुआ वर्ड मुआवजा। क्या है? कंपनसेशन, रिपरेशन, अमेंड्स। मुआवजे को बोलते हैं रिकम्पंस। फिर देखिए स्ट्रेस। स्ट्रेस, अब ये स्ट्रेस नहीं था वर्ड, यहाँ पे अजर्ट कर लीजिएगा, ये गलत हो गया। ASSERT ये वर्ड है अजर्ट। अजर्ट का मतलब है इंसिस्ट अपॉन या स्ट्रेस, जोर देना। ठीक है, अजर्ट का मतलब है जोर देना। किसी चीज़ पर अगर आप जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं, तो उसको अजर्ट बोलते हैं। एक वर्ड मिलेगा प्रोड। प्रोड का मतलब है प्रोपेल, नज, शो, पुश, अर्ज, स्पर। प्रेरित करना, धकेलना, इसको बोलते हैं प्रोड। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, ये एक फ्रेज है, काफ़ी बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस फ्रेज को। इसका मतलब है टू हैपन वेरी सून आफ्टरवर्ड, ठीक बाद में घटित होना। एक आपको मिलेगा फ्रेज अ स्लू ऑफ, ये भी काफ़ी बार आ चुकी है पहले। अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत बड़ी संख्या में अगर कोई चीज़ है तो उसको अ स्लू ऑफ से आप बता सकते हैं। नंबर 6 है एक्स ग्रेश। एक्स ग्रेश का मतलब होता है कोई भी अगर आपने सहायता की है तो आपने, ऐसा नहीं कि लीगली आप बाउंड है वो सहायता करने के लिए, बल्कि आपने सहायता केवल गिफ्ट के तौर पर या बस ऐसे ही फेवर आपने कर दिया। तो गिवन और डन एज अ गिफ्ट और फेवर, नॉट बिकॉज देयर इज लीगल ड्यूटी टू डू इट, तो इसको बोलते हैं एक्स ग्रेश। अनटेनेबल एक एडजेक्टिव है। अनटेनेबल का मतलब इनडिफेंसिबल, ग्राउंडलेस, वीक, शेकी। कमज़ोर को बोल सकते हैं, आधारहीन को बोल सकते हैं, या जिसकी रक्षा ना की जा सके उसे कह सकते हैं। फिर है इम्पीटस। इम्पीटस का मतलब इंसेंटिव होता है, पुश होता है, मोटिवेशन होता है, प्रोत्साहन को कहा जा सकता है इम्पीटस। ठीक है, फिर आपको वर्ड मिलेगा डिस्पोज ऑफ। एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब डील विद, निपटना। किसी काम को आप डिस्पोज ऑफ करते हो, इसका उसको डील करते हो। सुओमोटो ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब अपने आप से की गई, अपने आप से, ये इसका लिटरल मीनिंग है। वैसे कोई कार्यवाही अगर अपने आप से करें, ऐसा नहीं है कि कार्यवाही आपने इसलिए की है कि किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की ऐसा करने के लिए, आप खुद से कोई कार्यवाही करें, उसको सुओमोटो के नाम से जानते हैं। फिर है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब दुष्परिणाम होता है, एडवर्स रिजल्ट्स ऑफ ए सिचुएशन और एक्शन, इसको बोलते हैं फॉल आउट। पुल अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब रेप्रीमेंट समवन, किसी को डांटना, स्कोल्ड कर सकते हो, चेस्टाइज, कास्टिगेट, है ना, जो भी डांटने संबंधी वर्ड है वो सब सिनोनिम हो जाएंगे इसके। अपैथी। अपैथी का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट इन और एंथुजियाज्म और कंसर्न, मतलब कोई रुचि, कोई उत्साह ना हो, उदासीनता हो, न्यूट्रल होने की जो स्थिति हो, उसको बोलते हैं अपैथी। फिर लैकेडेजिकल, ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, याद रखिएगा। लैकेडेजिकल स्पेलिंग में आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसका मतलब लैकिंग एंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, केयरलेसली, लेजी, उत्साहहीन, निरुत्साह, इसको बोलते हैं लैकेडेजिकल। फिर है सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब इंडिकेट या शो, दिखाना या संकेत देना। और एक वर्ड मिलेगा रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब रिजर्व्ड है, क्वाइट है, साइलेंट है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो ये कुछ वर्ड्स आपको आज देखने को मिलेंगे। तो आज का जो एडिटोरियल है वो हम स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल का टाइटल है रिलीफ एंड रिकम्पंस, इस नाम से आज का एडिटोरियल आपको दिया हुआ है।
तो ये रिलीफ एंड रिकम्पेंस, ये जो कोविड के कारण जो नुकसान हुआ है, कोविड के कारण किसी ने अपने को खो दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कह रहा है, जुडिशरी यहाँ पे कह रही है कि भाई सरकार से कि आप उनको मुआवजा दें, उनके लिए आप इंटरफेयर कर रही है यहाँ पे कि आप जो लोगों ने अपने को खोया है, जिनको नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा दें। यूनियन गवर्नमेंट का कहना था कि हम मुआवजा कितना देंगे, इतनी मतलब कितनी डेथ्स हुई हैं उन सभी को देंगे, इतना तो पैसा ही नहीं है। फिर दोबारा जो स्टेटमेंट इनका आया उसमें थोड़ा सा इसने इंप्रूवमेंट किया अपने स्टेटमेंट में और कहा कि हम इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि देखो ये तो कोई तर्कसंगत बात नहीं है, वरना तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनसे होने वाली मृत्यु से भी हमें मुआवजा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो रिलीफ एंड रिकम्पेंस जो है, रिलीफ का मतलब होता है राहत, रिकम्पेंस हमने देखा कंपनसेशन, अमेंड्स, रिपरेशन मुआवजे को बोलते हैं, एंड कंजंक्शन है तो दोनों साइड में आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे रिलीफ नाउन है तो ये भी नाउन है, तो राहत और मुआवजा ये विषयक इस आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक देखना है, ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों वो सब नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और हर एक बात को नोट करते हैं और साथ साथ में रिवाइज भी करते जाते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट सबसे क्लियर होंगे। एक और नई चीज़ यहाँ पे, एक और अलग कलर आपको नज़र आ रहा होगा जो येलो कलर में है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इसकी वर्ब मैं बताऊंगा। ये जो ग्रीन कलर में है ये वो वर्ड्स हैं जो वोकैब हम देख चुके हैं, या फिर कोई अलग वर्ड भी हो सकता है जो मैंने वहाँ पे शामिल नहीं किया क्योंकि बहुत बार आ चुका है पहले, तो वो नोट कर लीजिएगा। ये जो पिंक कलर में है इसका भी हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे, हो सकता है ग्रामर का कोई पॉइंट हो सकता है कि वो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट भी किए है उसको। तो ये कुछ चर्चाएँ रहेगी आज के एडिटोरियल में। तो कह रहा था जुडिशरी, देखो चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आपका लेजिस्लेटिव हो, तो ये तीन जो अंग होते हैं सरकार के, इन तीनों से पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी न्यायपालिका, डिड वेल, वेल एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव होता है, वेल एडवर्ब होता है। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा ये ध्यान रखना कि दोनों का डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम होती है। गुड की डिग्री कंपैरेटिव बेटर और फिर सुपरलेटिव बेस्ट, वैसे ही वेल जो है वो भी बेटर और बेस्ट। ये डिड वर्ब था, इस कारण से यहाँ पे वेल एडवर्ब की जरूरत थी क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव नहीं होता है, एडवर्ब होता है। तो न्यायपालिका ने अच्छा किया, किस चीज़ को करके, असर्ट करके। असर्ट का मतलब क्या था, इंसिस्ट अपॉन, स्ट्रेस, जोर दे के इस बात पर। किस बात पर, द राइट्स ऑफ पेंडेमिक हिट वर्कर्स, जो अधिकार हैं किनके, उन वर्कर्स के और फैमिलीज के जो कि पेंडेमिक से प्रभावित हैं। हिट का मतलब यहाँ पे अफेक्टेड से है, ठीक है। तो जुडिशरी ने अच्छा किया, वर्कर्स और फैमिलीज के अधिकारों पर जोर देकर, इंसिस्ट करके। और ये कौन से वर्कर्स या फैमिलीज हैं जो पेंडेमिक हिट हैं, पेंडेमिक से प्रभावित हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ, इट की वर्ब यहाँ पे देखो, जुडिशरी की वर्ब डिड थी, ये आपका एडवर्ब था। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ, ये एक राहत की बात है, इट की वर्ब इज है। एंड सेटिस्फैक्शन, और संतुष्टि की बात है, दैट की द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोडेड द यूनियन गवर्नमेंट, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, प्रोड किया है। प्रोड का मतलब पुश करना है, प्रोड का मतलब स्पर करना है, एनकरेज करना है, शो करना है, धकेलना है, प्रेरित करना है, अर्ज करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूनियन गवर्नमेंट से कि टू परफॉर्म इस स्टैचुटरी ड्यूटी, कि वो अपनी वैधानिक जो कर्तव्य है वो निभाए। स्टैचुटरी का मतलब होता है जो कानूनी बाध्यता है, जो कानूनन आपको करना चाहिए। ऑफ फिक्सिंग अ कंपनसेशन, और वो ड्यूटी क्या है कि आप एक मुआवजा फिक्स करें, एक कंपनसेशन फिक्स करें। किसके लिए, परिवारों के लिए। परिवार कौन से, ऑफ दोज, उन लोगों के परिवार, हु लॉस्ट देयर किन, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, टू द कोविड-19 पेंडेमिक, और किसके चलते खो दिया, कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते। काफ़ी कुछ है इसमें डिस्कस करने के लिए। देखिए ये पूरा एक सेंटेंस हुआ, इसमें इट सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब तो इज है, फिर सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट था तो इसकी वर्ब हैज है, सुप्रीम कोर्ट से पहले द आता है, ठीक है। स्टैचुटरी जो दे रखा आपको, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। STATUTORY, ठीक है, STATUTORY, स्टैचुटरी। इसका मतलब कानूनी होता है, जो लीगली आपको बाउंड है करने के लिए, उसको स्टैचुटरी कहते हैं। और प्रोड है, प्रोड का मतलब हमने देख ही लिया था क्या है। एक बात ये देखनी है आपको कि ये जो दोज और हु का कॉम्बिनेशन है, कभी भी हु से पहले दे या देम नहीं लगाएंगे अगर आगे वर्ब दे रखी हो तो। एक बात ये ध्यान रखनी है कि किन है, किन का मतलब रिलेटिव होता है, ये मैंने वहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि बहुत सिंपल सा वर्ड था। किन का मतलब रिलेटिव या फैमिली। लॉस्ट जो लूज है, किसके चलते लूज आपने किया है, तो उसके लिए टू लगता है,
ठीक है, ये सब कुछ ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये एक राहत और संतुष्टि की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को प्रोत्साहित किया है, या फिर कहें कि अर्ज किया है इससे कि वो अपने वैधानिक ड्यूटी को निभाए। और ड्यूटी क्या है कि वो मुआवजा फिक्स करे उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। आगे देखिए, द ऑर्डर कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ ए स्लू ऑफ डायरेक्शंस। ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये आता है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। कम्स हालांकि प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन इसको ऐसा मत पढ़िएगा वरना तो इसका मीनिंग सही नहीं निकलेगा। इसको कहिए कि ये आदेश आया है क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। ये बताया था क्लोज ऑन द हील्स ऑफ का मतलब क्लोजली आफ्टर समथिंग, है ना, किसी चीज़ के ठीक बाद में घटित होना। तो ये ठीक बाद में आया है। इससे पहले इसने क्या किया था, इसको फॉलोइंग भी पढ़ सकते हैं आप, इस क्लोज ऑन द हील्स ऑफ को फॉलोइंग भी पढ़ सकते हो, ठीक है, कि इसके बाद आया है। किसके बाद? अ स्लू ऑफ डायरेक्शंस। पहले इसने बहुत बड़ी संख्या में निर्देश दिए थे। अ स्लू ऑफ का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, अ लार्ज नंबर ऑफ निर्देश दिए थे। किस चीज़ को लेकर? ऑन रजिस्टरिंग द कंट्रीज वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, कि इसने निर्देश दिए थे देश के बहुत बड़े असंगठित जो वर्कफोर्स है उसको रजिस्टर करने को लेकर, ठीक है। तो देश का जो बहुत विशाल वास्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है, ऐसा वर्कफोर्स जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित है। असंगठित का मतलब जिसको काम रेगुलर नहीं मिलता है ना, जिनको सही तरीके से मेहनताना नहीं मिलता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है। तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने डायरेक्शन दिया था। एंड इट्स आर्मी ऑफ इंटरस्टेट लेबरर्स, और साथ ही देश की जो गैंग है, आर्मी है, किसकी? इंटरस्टेट लेबरर्स की, मतलब जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टेट लेबरर्स, है ना। ऑन अ नेशनल डेटाबेस, और रजिस्टर कहाँ करना था? एक राष्ट्रीय स्तर के डेटाबेस पर। एंड इंश्योरिंग, और ये सुनिश्चित करना था दैट नन ऑफ देम वेंट हंग्री, कि उन काम करने वालों में, उन लेबरर में से कोई भी भूखा ना जाए, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। एक बार फिर से समझिएगा, ये आपका एक सेंटेंस पूरा हुआ। द ऑर्डर सब्जेक्ट है, कम्स इसकी वर्ब है। क्लोज ऑन द हील्स का मतलब है क्लोजली आफ्टर समथिंग या फिर फॉलोइंग। अ स्लू ऑफ का मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ। मैंने इंश्योरिंग को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड होता है इंश्योर, INSURE, इसका मतलब बीमा करना होता है। एक वर्ड होता है ASSURE, अश्योर, इसका मतलब सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। ये आश्वस्त करना होता है। ये जो इंश्योर है सुनिश्चित करना है। नन ऑफ देम वाली कहानी याद रखें। नन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वेंट है यहाँ पे। नन ऑफ, जो भी आगे नाउन आएगा प्लूरल आएगा। वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है जनरली। नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन में कई बार प्लूरल वर्ब भी लग जाती है और ग्रामेटिकली वो एक्यूरेट होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बार फिर समझिए क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये उसके बाद आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्देश दिए थे बहुत बड़ी संख्या में, क्या कि निर्देश दिए थे कि देश की जो बहुत बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है या इंटरस्टेट लेबरर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए। कहाँ पर? राष्ट्रीय स्तर डेटाबेस उनका बनाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनमें से कोई भी भूखा ना जाए। ऑन द इश्यू ऑफ मेकिंग एन एक्स ग्रेस पेमेंट, इस मुद्दे पर, किस मुद्दे पर? मुद्दा है एक्स ग्रेस पेमेंट करने का। एक्स ग्रेस का मतलब एक अनुदान देना है, ठीक है, गिफ्ट के तौर पर देना है, लीगली बाउंड नहीं है। तो इस मुद्दे पर कि एक्स ग्रेस पेमेंट किया जाए टू दोज, उन लोगों को जो पेंडेमिक से प्रभावित हुए हैं। अ नोटिफाइड डिजास्टर, अब पेंडेमिक के बारे में बताया गया है कि ये एक ऐसी आपदा है जो नोटिफाइड है। नोटिफाइड का मतलब इसका वर्णन है, इसको मेंशन किया गया है। किसके तहत? द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इस अधिनियम के तहत, ठीक है। तो इस मुद्दे पर द सेंटर इनिशियली टुक द अनटेनेबल स्टैंड, केंद्र सरकार ने शुरुआत में, इनिशियली मतलब शुरुआत में, एडवर्ब है, इसने अनटेनेबल स्टैंड लिया, मतलब ऐसा स्टैंड लिया जो ग्राउंडलेस था, एकदम कमज़ोर सा इसने आधार बताया था इसका। क्या कहा था? दैट इट लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कंपनसेट, इसने कहा था कि भी हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं है, उसकी कमी है। लैक का मतलब कमी होना। किस लिए? टू कंपनसेट, मुआवजा देने के लिए। किसको? एवरी कोविड-19 डेथ, हर एक कोविड-19 से होने मृत्यु के लिए मुआवजा देने का हमारे पास पैसा नहीं है। ये तो इसका ट्रांसलेशन है। अब एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ से आपको देखना है यहाँ तक, ठीक है। एक्स ग्रेस का मतलब बताया था कि एक प्रकार से गिफ्ट के तौर पर दिया गया जो पैसा है, अनुदान है, उसको बोलते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये अधिनियम के लिए है। इससे पहले देखो द का प्रयोग है, तो एक्ट जहां भी होगा उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। सेंटर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो टुक है। अनटेनेबल का मतलब इनडिफेंसिबल है, शेकी है, वीक है, ठीक है। इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब लैग्ड है ना। तो कह रहा है कि ऑन द इश्यू ऑफ मेकिंग एन एक्स ग्रेस पेमेंट, तो ये जो मुद्दा है किसका? कि एक्स ग्रेस पेमेंट किया जाए।
ऐसा भुगतान किया जाए जो कि गिफ्ट के तौर पर किया जाए, अनुदान दिया जाए। किनको? उन लोगों को जो प्रभावित हैं वैश्विक महामारी से। इस वैश्विक महामारी के कारण कहा गया है कि एक नोटिफाइड डिजास्टर है, तो ये एक ऐसी आपदा है जिसको नोटिफाई किया गया है इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो कह रहा है कि सेंटर ने शुरुआत में क्या किया था, एक ऐसा स्टैंड लिया था जो बहुत ही कमजोर स्टैंड था, बहुत ही मतलब एक तर्कहीन बात की थी। इसने कहा था हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है मुआवजा देने के लिए हर एक कोविड-19 डेथ के लिए। ठीक है, हाउएवर इट लेटर एडमिटेड, हाउएवर हालांकि ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, एडवर्ब भी होता है, इसने बाद में ये स्वीकार कर लिया दैट इट वाज नॉट द एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज, कि ऐसा नहीं है। ये बात मतलब इसलिए नहीं की थी हमने कि भी रिसोर्सेज की अपर्याप्तता है, कमी है। एडिक्वेसी का मतलब पर्याप्तता होता है। ठीक है, नोट दे रखा है तो फिर ये नेगेटिव हो गया। तो ये नहीं है कि भी रिसोर्सेज की पर्याप्तता के बारे में मुद्दा नहीं था। दैट मेड इट अवॉइड एनी कंपनसेशन, जिसने कि इसे किसी मुआवजा देने से अवॉइड किया। ठीक है, जिसके कारण इसने मुआवजा नहीं देना चाहा, अपने आप को अवॉइड कर रही थी सरकार, तो इसका मतलब ये नहीं था हमारे पास पैसा नहीं था, बट रेदर इट्स डिसीजन, बल्कि सरकार का निर्णय जो था ना वो कारण था टू प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर इन रेस्पॉन्स टू द पेंडेमिक, कि एक्सपेंडिचर को प्राथमिकता दी जाए इन रेस्पॉन्स टू द पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के रेस्पॉन्स में। ठीक है, कि भाई इस पेंडेमिक के रेस्पॉन्स में जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसको प्राथमिकता देने का निर्णय जो था हमारा, उसके कारण हमने ऐसा कहा। अब समझना है आपको एक बार फिर से, तो हाउ एवर से लेकर और हमें डिस्कशन करना है कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो इट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब एडमिटेड है। लेटर ये समय के बाद के लिए आता है, एक LATTER होता है, ये सीक्वेंस में बाद के लिए आता है। इसका ऑपोजिट है वो अर्लियर होता है, जबकि इसका ऑपोजिट है वो फॉर्मर होता है। एक इसमें खास बात यह है कि लेटर और फॉर्मर जब लगता है तो इनसे पहले द का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है आपको, तो हाउएवर इट लेटर एडमिटेड, इसने सरकार के लिए आ रहा है, इसने बाद में स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार किया? दैट कंजंक्शन है, इट की वर्ब वॉज है, कि इस ये जो चीज़ थी ना, कि ये जो इसने कहा, ये इसलिए नहीं था कि रिसोर्सेज की एडिक्वेसी नहीं थी। एडिक्वेसी का मतलब पर्याप्तता, सफिशिएंट होने की स्थिति। ठीक है, जिसके कारण, अभी दैट किसके लिए आ रहा है? एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज के लिए, जिसके कारण मेड इट अवॉइड, इड यहाँ पे आ रहा है कि भाई इसने सरकार के लिए, कि जिसके कारण इसने अवॉइड किया हो किसी भी कंपनसेशन को, ऐसा नहीं था। अब मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि मेक एक पॉजिटिव वर्ब है। मेक के बाद जब वर्ब लगाते हो तो V0 फॉर्म में लगाते हो, बेस फॉर्म में लगाते हो, याद रखना। मेक के बाद जब एक और क्रिया लगेगी तो सीधा बेस फॉर्म लगानी है, टू के बगैर लगाना है। ठीक है, बट रेदर इट्स डिसीजन, बल्कि इसका कारण ये था कि एक हमारा निर्णय था। निर्णय क्या था? कि हम इस पेंडेमिक के प्रतिक्रिया स्वरूप जो खर्चा होने वाला है उसको प्राथमिकता देना चाहते थे। ठीक है, आगे देखिए, इट इज इंडीड ट्रू, ये वास्तव में सत्य है। अब लेखक यहाँ पे थोड़ा अग्री हो रहा है सरकार से। इट इज इंडीड ट्रू, सत्य है, दैट अनलाइक मोर फ्रिक्वेंट डिजास्टर्स, अनलाइक का मतलब ये लाइक का ऑपोजिट है, इसका मतलब के विपरीत। तो जो अधिकाधिक डिजास्टर्स हैं, अधिकाधिक जो मतलब फ्रिक्वेंट डिजास्टर मतलब बार बार में होने वाली जो आपदाएं हैं, है ना, उनके विपरीत। आपदाएं कैसे? जैसे कि साइक्लोन्स है, अर्थक्वेक्स है एंड फ्लड्स है। ठीक है, साइक्लोन चक्रवात, अर्थक्वेक्स भूकंप, फ्लड्स बाढ़। अ पेंडेमिक एक वैश्विक महामारी जो है, दैट हैज़ हिट एवरी कंट्री, जिसने कि हर एक देश को प्रभावित किया है, इज नॉट अ वन टाइम कैलेमिटी, ये कोई एक बार आने वाली आपदा नहीं है, बट लेकिन एन ऑनगोइंग एंड प्रोलॉन्ग्ड फिनोमिनन, ये एक ऐसी घटना है जो लगातार जारी है और ये प्रोलॉन्ग्ड है, काफ़ी लंबा खींचने वाली है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब काफ़ी लंबा चलने वाली। तो यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक। इट की वर्ब इज है, इट इज इंडीड ट्रू, ये वास्तव में सत्य है। इंडीड का मतलब रियली। दैट की अनलाइक, अनलाइक एक प्रेपोजिशन है, लाइक और अनलाइक प्रेपोजिशन हो सकते हैं, लाइक वैसे वर्ब भी हो सकता है, तो ये प्रेपोजिशन है। तो कह रहा है कि भी जो अधिक फ्रिक्वेंट डिजास्टर्स हैं, सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, ध्यान रखें, जैसे कि ये आपदाएं है ना, तो इनके विपरीत एक कोई वैश्विक महामारी होती है जिसने कि हिट किया है। अब पेंडेमिक, पेंडेमिक दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो पेंडेमिक के लिए आ रहा है। इसकी वर्ब फिर हैज़ हिट है, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, जिसने हर एक देश को प्रभावित किया है। अब उस ए पेंडेमिक को देखकर इज आ रहा है। ये कोई वन टाइम कैलेमिटी नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग और प्रोलॉन्ग्ड फिनोमिनन है, एक कंटिन्यू चलने वाली, और प्रोलॉन्ग्ड का मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली फिनोमिनन है। फिनोमिनन का मतलब प्राकृतिक घटना, स्वाभाविक प्रवृत्ति। ठीक है, फिनोमिनन का प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा फिनोमिना।
ठीक है। फिनोमिनन सिंगुलर है, ओएन को हटा के ए लगाएंगे, फिनोमिना बन जाएगा। आगे देखिए, हाउ एवर द कोर्ट हैज राइटली फाउंड, हालांकि कोर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से पाया है, दैट दिस वॉज नॉट रीजन एनफ, कि ये कोई एक पर्याप्त कारण नहीं था। ये स्ट्रक्चर गलत दे रखा, बताऊंगा कैसे। फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, टू इवेड इट ड्यूटी, कि सरकार अपने कर्तव्य से बचे, है ना, कर्तव्य को टाल मटोल करें। इवेड का मतलब अवॉइड है, किस चीज़ के, टू अवॉइड एक्सग्रेस असिस्टेंस, अवॉइड इंक्लूड मतलब टू इंक्लूड एक्सग्रेस असिस्टेंस, कि जो अनुदान वाला जो सहयोग है उसको शामिल करने का जो कर्तव्य है उससे बचे। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब है के कारण, किस कारण से, लॉस ऑफ लाइफ, जिंदगी के लॉस के कारण। इन इट्स गाइडलाइंस, अपने गाइडलाइंस में, फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ, गाइडलाइंस किसके लिए दी थी, कि भाई हमें कम से कम इतना राहत तो देना ही है टू दोज, उनको जो डिजास्टर से प्रभावित हुए हैं। तो हाउएवर तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन या फिर डिटर्मिनर है, सॉरी एडवर्ब है। कोर्ट की वर्ब है वो है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, राइटली एडवर्ब है, ठीक तरीके से। तो हालांकि कोर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से फाइंड किया है, क्या, दैट कंजंक्शन है। दिस वाज नॉट रीजन एनफ, दिस वाज नॉट एनफ रीजन, रीजन नाउन है, एनफ एडजेक्टिव है। अगर एनफ नाउन के साथ आता है तो एनफ पहले आता है, अगर एनफ एडजेक्टिव के साथ आता है तो एडजेक्टिव के बाद में आता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। एडजेक्टिव इसके जैसे दे रखा है यहाँ पे, एनफ रीजन होता, और अगर एडजेक्टिव होता तो फिर एनफ जो है पहले आता है और एडजेक्टिव बाद में आता, ये ध्यान रखिए। तो ये गलत दे रखा, रीजन यहाँ पे नाउन है। तो ये कोई पर्याप्त कारण नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट जो है अपने कर्तव्य से बचे, इवेड का मतलब अवॉइड, और कर्तव्य क्या है कि वो एक्स ग्रेस असिस्टेंस को, मतलब अनुदान या गिफ्ट के तौर पर जो असिस्टेंस सहयोग है उसको शामिल नहीं कर रही है गवर्नमेंट। और ये सहयोग किसके लिए होना था, क्योंकि जिंदगियां यहाँ पे लॉस हुई, जिंदगियों का लॉस हुआ है, और ये किस में दे रखा था इसने, अपनी गाइडलाइंस में, है ना। गाइडलाइंस किस लिए बनाई थी इसने, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ, की कम से कम इतना राहत तो हम पहुंचाएंगे उन लोगों को जो डिजास्टर से प्रभावित हुए हैं। द कोर्ट करेक्टली डिड नॉट फिक्स अ कंपनसेशन, कोर्ट ने सही तरीके से कोई मुआवजा यहाँ पे फिक्स नहीं किया है, कंपनसेशन का अमाउंट फिक्स नहीं किया, कितने अमाउंट देनी है। फॉर ईच डेथ, हर एक डेथ के लिए। लीविंग इट, इसे छोड़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टू अ पॉलिसी डिसीजन, कि आप नीति जो निर्णय लेते हो उस पर छोड़ दिया, बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिसीजन कौन लेगा, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं वो लेंगे, और केंद्र सरकार लेगी। इन पर छोड़ दिया कि आप तय कर लो अमाउंट क्या है, लेकिन आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा, ठीक है। द कोर्ट सब्जेक्ट है, करेक्टली यहाँ पे एडवर्ब है, डिड इसकी वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, फिक्स यहाँ पे वर्ब है। तो कोर्ट ने सही तरीके से यहाँ पे फिक्स नहीं किया है, क्या, कंपनसेशन अमाउंट, किसके लिए, हर एक डेथ के लिए। इसको छोड़ते हुए, इस अमाउंट को छोड़ते हुए किस पर, कि ये पॉलिसी डिसीजन होगा, और डिसीजन कौन लेगा, ये लेगा अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सेंटर, ठीक है। लिविंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब दो काम साथ में होते हैं और इनमें से एक काम कंटिन्यूअस एक्शन बताना होता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। इन एन अर्लियर ऑर्डर, एक शुरुआती ऑर्डर में, अर्लियर जो है वो लेटर का एंटोनिम है, इसका मतलब समय में पहले के लिए अर्लियर आएगा और समय में बाद में के लिए लेटर आएगा। इन एन अर्लियर ऑर्डर तो एक ऐसा आदेश जो पहले दिया था, द कोर्ट डेल्ट विद, तो कोर्ट ने उस आदेश में डील किया था, किसके साथ, डील विद का मतलब निपटना। द नीड फॉर कॉम्प्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन, इसने कहा था कि भी ज़रूरत है किस चीज़ की, संपूर्ण स्तर पर रजिस्ट्रेशन की, ऑफ ऑल इंटरस्टेट एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, किसके लिए, सारे के सारे वो वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, सभी वो वर्कर जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं, है ना, इन द कंट्री, देश में। तो ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। तो इन एन अर्लियर ऑर्डर, एक पहले के आदेश में, द कोर्ट सब्जेक्ट है, डेल्ट विद इसकी वर्ब है, डील के साथ विद लग रहा है, ठीक है, डील के साथ विद लगाना पड़ेगा आपको। टैकल भी हो सकता है इसके स्थान पर, निपटना, टैकल में विद मत लगाना लेकिन डील में विद लगता है। तो एक पहले के आदेश में कोर्ट ने यहाँ डील किया था किस चीज़ की आवश्यकता, नीड के साथ में फोर लगता है भाई, जब नीड नाउन के रूप में हो तो नीड के साथ में ऑफ ना लगा के फोर लगाइए। किसकी आवश्यकता, कि कॉम्प्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, ये कहा था पहले वाले आदेश में। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब एंटायर, कंप्लीट, इसको बोलते हैं। और किस रजिस्ट्रेशन की बात करी थी, कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं देश में और जितने भी इंटरस्टेट वर्कर्स हैं देश में, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये कहा था। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट इट नीडेड अ पेंडेमिक, कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ी पेंडेमिक की, एंड द रिजल्टिंग ह्यूमैनिटेरियन, सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस,
और ज़रूरत पड़ी उसके परिणाम स्वरूप होने वाले संकट की। संकट कैसे थे? मानवीय संकट पैदा हो गया, सामाजिक संकट पैदा हो गया, आर्थिक संकट पैदा हो गया फॉर मिलियंस ऑफ वर्कर्स, लाखों लाखों वर्कर्स के लिए। किस लिए? टू गिव एन इम्पेटस टू द प्रोसेस, कि अब जाके जो पहले आदेश हमने दिया था रजिस्ट्रेशन करवाओ, अब उस प्रोसेस को इम्पीटस का मतलब एक प्रकार से बूस्ट कह दो, स्टिमुलस कह दो, एनकरेजमेंट कह दो, मोटिवेशन कह दीजिए, स्पर कह दीजिए, तो उसको प्रेरित करने के लिए, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको जरूरत पड़ी इसकी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। ये आदेश तो पहले ही आ गया था कि आप इस प्रकार जो मजदूर हैं पूरे देश के, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो या इंटरस्टेट लेबरर हो, उन सबको रजिस्टर करिए नेशनल डेटाबेस पर। लेकिन लेखक कह रहा है कि ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इट की वर्ब इज है, अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, दैट कंजंक्शन है। इट, अब यहाँ पे इसके लिए इट नीडेड अ पेंडेमिक, भी सरकार को जरूरत पड़ी एक वैश्विक महामारी की, और वैश्विक महामारी के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले संकट के। संकट कैसे हैं? ह्यूमैनिटेरियन, सोशल एंड इकोनॉमिक। अब ये क्राइसिस ना हो कि क्राइसिस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संकट भी देखो अलग अलग प्रकार के हैं। सामाजिक संकट है, ह्यूमैनिटेरियन संकट है, इकोनॉमिक संकट है, तो क्राइसिस होना चाहिए, ये भी गलत है यहाँ पे। किसके लिए? मिलियंस ऑफ वर्कर्स के लिए, है ना, कि भाई मिलियंस ऑफ वर्कर्स के लिए संकट पैदा हो गया इस वैश्विक महामारी के चलते, और ये वैश्विक महामारी आई तब जाके आपको ये प्रोसेस के प्रति इम्पीटस यहाँ पे मिला, कि आप आवेग मिला, एक मोटिवेशन मिला कि हाँ हमें ये नेशनल डेटाबेस तैयार करना चाहिए। पहले क्यों नहीं किया? द सुप्रीम कोर्ट वाइल डिस्पोजिंग ऑफ सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट ये करते हुए, वाइल के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, सुओ मोटो का मतलब ऑन इट्स ऑन होता है, अपने आप से ही। तो अपने आप से ही जो संज्ञान लिया और जो कार्रवाई कर रहा है ऑन द मिजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, किस पर? जो कष्ट हैं पलायन करने वाले लेबरर्स। माइग्रेंट लेबर मतलब दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, उन लेबरर्स के जो कष्ट हैं उनके पर जो प्रोसीडिंग्स यहाँ पे खुद से संज्ञान जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, तो इसको डील करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? हैज़ नाउ फिक्स्ड अ डेडलाइन। अब इसने डेडलाइन फिक्स कर दी है, क्या? कि दिसंबर 31 तक ये काम करना पड़ेगा इस साल, फॉर ऑल स्टेट, सभी राज्यों के लिए, एंड यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, कि वो इस प्रोसेस को क्या करें? कंप्लीट कर दें। तो देखो यहां से लेकर यहां तक देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब ये आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके नाउ यहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, फिक्स कर दी है डेडलाइन 31 दिसंबर इस साल सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए कि वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। बीच में दे रखा है वाइल डिस्पोजिंग। वाइल के साथ जब वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं, डिस्पोज के साथ में हम ऑफ लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। और डिस्पोज ऑफ का मतलब डील विद करना है, सुओ मोटो का मतलब ऑन इट्स ऑन है, ये लैटिन भाषा का टर्म है वैसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लेते हुए, अपने आप कार्रवाई करते हुए माइग्रेंट लेबरर्स की कष्टों पर, है ना, प्रोसीडिंग्स किस लिए चलाई है? कि ताकि माइग्रेंट लेबरर्स के जो कष्ट हैं उनको ठीक किया जा सके, उनको सही किया जा सके। तो उसने अब कह दिया है सभी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, कि 31 दिसंबर को इस साल 31 दिसंबर तक आपको काम कंप्लीट करना है, डेटाबेस तैयार करना है। द सेंटर हैज़ बीन गिवन अ डेडलाइन ऑफ जुलाई 31। केंद्र सरकार को डेडलाइन दी गई 31 जुलाई तक, ये पैसिव वॉइस है बीन के साथ थर्ड फॉर्म। टू मेक अवेलेबल अ पोर्टल, उससे कहा गया है कि आप एक पोर्टल अवेलेबल करवाओ ताकि नेशनल डेटाबेस बनाया जा सके, और किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए, सो दैट, ताकि इट में बी यूज, ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। किस लिए इस्तेमाल करना है? ताकि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं, असंगठित जो क्षेत्र है, जिनको काम का सही ढंग से नहीं मिलता है, रेगुलर काम नहीं करते हैं लोग, है ना, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए पूरे देश भर में। एक्रॉस का मतलब पूरे देश भर में। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? द सेंटर सब्जेक्ट है, हैज़ बीन गिवन, इसकी वर्ब है पैसिव वॉइस है। केंद्र सरकार को डेडलाइन दी गई है 31 जुलाई की। किस लिए? पोर्टल अवेलेबल करवाने के लिए। पोर्टल अवेलेबल करवाना किस लिए है? NDUW, इसके लिए, जो नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इसको बनाने के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए। ताकि क्या होगा? ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को जो पूरे देश भर में है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसका यूज किया जा सकेगा। सीधी सी बात है, पोर्टल बनाने के लिए 31 जुलाई तक के लिए कहा है। हाउएवर, हालांकि, द यूनियन गवर्नमेंट विच वाज डायरेक्टेड टू मेक सच अ कॉमन मॉड्यूल अवेलेबल टू द स्टेट्स। हालांकि जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, जिसको निर्देशित किया गया, पैसिव वॉइस है वॉच के साथ थर्ड फॉर्म, कि वो ऐसे किसी कॉमन मॉड्यूल का निर्माण करे, कोई एक सामान्य प्रारूप बनाए। मॉड्यूल का मतलब प्रारूप। अवेलेबल टू द स्टेट्स, जो कि राज्यों के लिए उपलब्ध हो, एज फार बैक एज इन अगस्त 2018। ठीक है,
मतलब अगस्त 2018 में जैसा था वैसे, मतलब ये पीछे लेकर गया है इस बात को, यहाँ तक लेकर गया है। क्लेम्ड, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने दावा किया है द वर्क ऑन डेवलपिंग द पोर्टल वॉज अफेक्टेड, कि जो काम है पोर्टल को डेवलप करने का वो प्रभावित हुआ ड्यू टू द फॉल आउट ऑफ द पेंडेमिक, किस कारण से, पेंडेमिक के कारण जो दुष्परिणाम देखने को मिले उसके चलते। फिर समझें, हावेवर, हालांकि यूनियन गवर्नमेंट, अब इसकी थोड़ा सा परिचय दिया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट जिसको निर्देशित किया गया था कि ऐसा एक कॉमन मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल करवाए, ठीक है, ये अवेलेबल करवाए स्टेट्स को, है ना, एज फार बैक एज इन अगस्त 2018। ये बात कब कही थी? ये बात कही गई थी यूनियन गवर्नमेंट को अगस्त 2018 में। तो उस यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे दावा किया है कि जो काम था पोर्टल को डेवलप करने का प्रभावित हुआ, किसके चलते, पेंडेमिक के दुष्परिणाम के चलते। अब यहाँ समझने वाली बात यह थी कि यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब तो क्लेम्ड है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध एंटेसिडेंट से होता है तो गवर्नमेंट से संबंधित है, इसकी वर्ब वॉज डायरेक्टेड है। एज फार बैक एज, ये एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव लगाते हैं तो फार यहाँ पे डिग्री पॉजिटिव है, याद रखना, एज के बीच डिग्री हमेशा पॉजिटिव लगाते हैं। फॉल आउट का मतलब दुष्परिणाम होता है, वर्क की जो द वर्क है इसकी वर्ब है वॉज, और वॉज अफेक्टेड है तो पैसिव वॉइस है, ठीक है। द कोर्ट हैज पुल्ड अप, कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है, रेप्रीमेंड किया है। पुल्ड अप का मतलब क्या था? रेप्रीमेंड करना, धमकाना, डांटना। यूनियन लेबर मिनिस्ट्री, जो केंद्रीय श्रम मंत्रालय है, उसको डांटा है, आड़े हाथों लिया है। किस लिए? इसकी अपैथी के लिए। अपैथी का मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होना, उदासीनता के लिए। और लैकेडेजिकल एटीट्यूड, और कैसा एटीट्यूड है? निरुत्साह, उत्साहहीन, नीरसता भरा एटीट्यूड इसने जो अपना रखा है उसके लिए। एंड डायरेक्टेड, और निर्देश दिया है दैट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बिगिन बाय जुलाई 31 की जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो शुरू हो जाना चाहिए 31 जुलाई तक, ठीक है। तो कोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज पुल्ड अप है। पुल अप का मतलब रेप्रीमेंड करना है, क्रिटिसाइज करना है। अपैथी का मतलब बताया था कि जिसमें कोई भावना ना हो, पैथी फीलिंग को बोलते हैं, ए लग गया तो अपैथी विदाउट फीलिंग, तो ये इनडिफरेंट होने की फीलिंग है। लैकेडेजिकल की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है निरुत्साह, उत्साहहीन, लैक ऑफ एंथुजियाज्म। द प्रोसेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है शुड बिगिन, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पे आड़े हाथों लिया है यूनियन लेबर मिनिस्ट्री को, किस लिए? इसके उदासीनता और निरुत्साहपूर्ण एटीट्यूड के लिए, और निर्देशित किया है कि जो प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का वो शुरू हो जाना चाहिए 31 जुलाई तक। बाई का मतलब यहाँ पे टिल का मीनिंग दे रहा है। बाई जब टाइम से पहले लगता है तो इसका मतलब टिल होता है। द वर्डिक्ट्स ओपन अप द पॉसिबिलिटी, ये जो निर्णय है, वर्डिक्ट मतलब डिसीजंस, ये जो यहाँ पे डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये यहाँ पे ओपन अप करते हैं, खोलते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना, किसकी? दैट द इंटरेस्टेड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, कि जो इंटरेस्टेड वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, विल एटलीस्ट बी एबल टू, वो कम से कम समर्थ हो पाएंगे किस चीज़ में? रीप द बेनिफिट, मतलब लाभ उठाने में, फायदा उठाने में। किसका? वेलफेयर लॉज, उन कानून का जो कि वेलफेयर लॉज हैं, जो उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इनेक्टेड फॉर देम, इनेक्ट मतलब बनाना, मेक लो, कानून बनाना, जो कानून उनके लिए बनाए हुए हैं ना, उनका लाभ उठा पाएंगे। बहुत सिंपल सी लाइन थी ये तो वर्डिक्ट्स जो है सब्जेक्ट हैं, इसकी वर्ब ये द वर्डिक्ट इसलिए क्योंकि जो ऊपर बताएंगे ना सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये कहा, ये सब द वर्डिक्ट्स आ गया, ठीक है। ओपन अप इसकी वर्ब है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स हैं उसने पॉसिबिलिटी को ओपन अप कर दिया है। वो पॉसिबिलिटी दैट द इंटरस्टेट एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स विल एटलीस्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स, कि जो इंटरस्टेट और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो कम से कम समर्थ हो पाएंगे लाभ उठाने में, किसका? वेलफेयर लॉज का, वो लॉज जो उनके लिए बनाए हुए हैं। दीज इंटरवेंशन सिग्निफाई द रिजुविनेशन, ये जो इंटरवेंशंस हैं, ये जो हस्तक्षेप हैं, सिग्निफाई का मतलब इंडिकेट करना होता है, सिग्निफाई से मतलब होता है इंडिकेट करना, संकेत देना। रेजुविनेशन का मतलब होता है जोश, उत्साह। अजर्शन का मतलब होता है एम्फसाइज करने का प्रोसेस, और या फिर स्ट्रेस डालने का प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट। तो ये जो हस्तक्षेप हैं वो यहाँ पे संकेत देते हैं उस जोश की ओर, उस जोर देने के प्रोसेस की ओर कोर्ट के, एज समवॉट रेटिसेंट, एज समवॉट सीन एज समवॉट रेटिसेंट अंटिल रिसेंटली, जिससे वो कोर्ट जिसको अभी तक देखा गया था कि कुछ हद तक, समवॉट जो है वो एडवर्ब का काम करता है, रेटिसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, कि कुछ हद तक अभी तक चुप रहा था कोर्ट, अंटिल रिसेंट मतलब हाल ही में अभी तक देखा गया, आज तक के टाइम पे देखा गया, चुप बना हुआ था, साइलेंट था, क्वाइट था। तो रेटिसेंट का मतलब साइलेंट या क्वाइट है। अंटिल का प्रयोग समय के लिए करते हैं, नेगेटिव वर्ड है, इसका नोट नहीं लगाना, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की बातें दी गई है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस में क्या दे रखा है वो देखिए आप, देखिए
जस्ट 99.6 करोड़ पर्सन डेज का मतलब ये होता है कि भाई एक व्यक्ति ने एक दिन में कितना काम किया, वो पर्सन डेज है। तो केवल 99.6 करोड़ पर्सन डेज जो है वो क्रिएट किए गए अप्रैल से जून, मतलब रोजगार कितना दिया गया। तो अप्रैल मई जून के 3 महीनों के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर इतना काम दिया गया दिस ईयर, इस साल, अंडर द रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम। किसके तहत? ये एमजी नरेगा जो स्कीम है उसके तहत। ये कम है कितना? 26%। किससे? एक साल पहले की अगर बात करें तो उससे अगर आंकड़े मैच करोगे ना तो ये कम है। किसके अनुसार? ऑफिशियल डेटा के अनुसार। अपेरेंटली, बड़े स्पष्ट बात है, क्लियरली द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड मोर इकोनॉमिकल। गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गई है। इकोनॉमिकल का मतलब मितव्ययी हो गई है, कंजूस हो गई है। ठीक है, तो बड़ा ही स्पष्ट सी बात है, अपेरेंटली मतलब क्लियरली, कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी यहाँ पे इकोनॉमिकल हो गई है इस चीज़ को लेकर, इस पर जो खर्चा करना है उसको लेकर, दिस टाइम अराउंड, अब तक या इस समय के दौरान। वाइल इट वॉज मच मोर लिबरल, जबकि, वाइल एक कंजंक्शन है जो विरोधाभास बताती है, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा लिबरल थी। लिबरल का मतलब बिल्कुल उदार थी, जेनरस थी, काफ़ी कुछ इसने खर्चा किया था। किस पे? इस स्कीम पर। कब? मई से जून वाले पीरियड में, पिछले साल। ठीक है, और किस कारण से किया था? अप्रैल का जो लॉकडाउन लगा था उसके चलते। फॉलोइंग का मतलब इसके परिणाम स्वरूप, तो अप्रैल का जो लॉकडाउन लगा था उसके चलते। और इस लॉकडाउन के लिए भी चाह रहा है, इस लॉकडाउन ने क्या किया था? लोगों की आजीविका को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, है ना। लोगों की आजीविकाओं को बहुत ज़्यादा इसने प्रभावित किया था। देयर वॉज ए ड्रॉप इन द पीपल। अब यहाँ पे कह रहा है कि गिरावट थी लोगों में, हु टर्न्ड अप फॉर द वर्क। टर्न अप का मतलब होता है प्रेजेंट होना। तो यहाँ पे गिरावट आई लोगों की संख्या में, उन लोगों की संख्या में जो कि काम करने के लिए आए, वो काम जो उनको ऑफर किया गया अप्रैल से जून के पीरियड में इस साल। दिस नंबर, अब ये जो संख्या थी ना वो कितनी थी? वो 73% थी इस क्वार्टर में। किसके तुलना में? 85% की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 की अगर बात करें तो। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 का जो फैलाव है कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। मे बी द रीजन फॉर दिस, वो इसका कारण हो सकता है। बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन ये भी संभव है दैट अ सेक्शन ऑफ जॉब सीकर्स, की जो सेक्शन है जॉब सीकर्स का, जॉब सीकर मतलब जॉब को चाहने वाले, जॉब यहाँ पे डिमांड करने वाले, है ना, उनका जो सेक्शन है इज नॉट अवेयर, वो शायद उनको पता नहीं है वर्क ऑफर्स के बारे में जो कि ऑफिशियल डेटा में शो किया गया है। ठीक है ना, तो ये भी संभव है कि यहाँ पे जो जॉब सीकर्स का एक ऐसा सेक्शन भी है उसको जानकारी नहीं है, अवेयर के साथ ऑफ लगता है, कॉन्शियस में ऑफ लगता है। किसके बारे में? वर्क ऑफर्स के बारे में जो कि ऑफिशियल डेटा में शो किया गया है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।